आज हम बताएंगे बिहार बोर्ड मैट्रिक फिजिक्स का महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर। आज कौन सा बताएंगे? महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर बताएंगे। इसमें पहला नंबर सवाल है, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इस फोकस है ना, इसकी फोकस दूरी क्या होगी? कह रहा है एक गोलीय क्या कह रहा है, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर। गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितना है? 20 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है इसकी फोकस दूरी क्या होगा? तो दिया हुआ क्या चीज़ है, यहाँ पे दिया हुआ है कि वक्रता त्रिज्या आर का मान दे दिया 20 सेंटीमीटर। अब फोकस दूरी को एफ से लिखते हैं, तो एफ बराबर क्या है, हमको निकालना है वह हम जानते हैं। एफ बराबर r/2 फार्मूला होता है ये। तो आर के जगह पे हम 20 डालेंगे, 2 तो नीचे है, ये काटेंगे तो कितना हो जाएगा 10। तो इसकी फोकस दूरी कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर होगा। इस गोलीय दर्पण की फोकस दूरी कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, इस कथन के क्या अभिप्राय है? कह रहा हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, इस कथन से आप क्या समझते हैं ना? आंसर होगा इसका, इस कथन का अभिप्राय यह है कि हीरे का प्रकाशीय घनत्व बहुत अधिक है, जिसके कारण प्रकाश की चाल इसमें बहुत धीमी होती है। जो भी वस्तु होगा, अगर उसका अपवर्तनांक अधिक होगा तो उसका घनत्व भी अधिक होगा। जब घनत्व अधिक होगा तो उसमें प्रकाश की चाल क्या होगा? धीमी होगा। अब तीसरा प्रश्न देखेंगे, हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पश दृश्य के रूप में वरीयता क्यों देते हैं? या इसी में दूसरा इसी में है कि मोटर गाड़ी में साइड मिरर के रूप में प्रायः किस प्रकार के गोलीय दर्पण का उपयोग किया जाता है? या तो वो सवाल पूछे या ये सवाल पूछे, दोनों का आंसर सेम ही होगा। आंसर होगा, हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पश दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता देते हैं। इसके निम्नलिखित कारण है। नंबर 1, उत्तल दर्पण का परावर्तक क्षेत्र अधिक होता है, जिसके कारण अधिक वस्तु को देखा जा सकता है। यानी उत्तल दर्पण का परावर्तक क्षेत्र अधिक होता है, जिसके कारण वो एक बार में बहुत सारे वस्तु को देख सकता है। दूसरा कारण है कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा और छोटा होता है। जब भी उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनेगा तो हमेशा क्या बनेगा? सीधा बनेगा और छोटा बनेगा। इसलिए हम वाहनों के साइड मिरर में कौन सा दर्पण का प्रयोग करते हैं? उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। चौथा प्रश्न है, निम्न स्थितियों में प्रयुक्त दर्पण का प्रकार बताइए। कह रहा है कि निम्न स्थिति में जो दर्पण लगा है ना, उस दर्पण का प्रकार बताना है। इसमें 4 प्रश्न है, 4 का ए, बी और सी है ना। इसमें पहला नंबर लिखा हुआ है, किसी कार का अर्धदीप हेडलाइट कौन सा दर्पण का होता है ना। दूसरा में है, किसी वाहन का पार्श्व पश दृश्य दर्पण। तीसरा है, सौर भट्ठी। अपने उत्तर की कारण सहित है ना पुष्टि कीजिए। यानी इसका कारण के साथ देना है उत्तर की, यानी इसमें जो लगा है तो इनमें कौन सा दर्पण है और लगेगा तो क्यों लगेगा, है ना, इसका कारण भी बताना है। तो पहला का ए का देखेंगे, ए नंबर का देखेंगे। ए में लिखा हुआ था ना, यानी किसी कार का अर्धदीप हेडलाइट क्या होता है ना। तो देखिए आप, किसी कार का अर्धदीप हेडलाइट अवतल दर्पण का बना होता है, क्योंकि अवतल दर्पण से शक्तिशाली किरण पुंज प्राप्त होता है। बी नंबर में है ना, किसी कार का पश दृश्य दर्पण देखने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। कह रहा है कि किसी कार है ना, उसको कौन का पश दृश्य या मिरर के रूप में कौन सा दर्पण का प्रयोग करेंगे? उत्तल दर्पण का प्रयोग करेंगे, क्योंकि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा होता है तथा उत्तल दर्पण का परावर्तक क्षेत्र अधिक होता है। दो वजह से रखेंगे, क्योंकि इसका परावर्तक क्षेत्र भी बड़ा होता है और इसके द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है? छोटा होता है और सीधा भी होता है। तीसरा देखेंगे सी नंबर का, कि सौर भट्टी में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, क्योंकि अवतल दर्पण सूर्य के प्रकाश को एक जगह केंद्रित करता है। तो तीनों का ए बी सी तीनों का देख लिए। अब देखिए 5 नंबर सवाल। 5 में लिखा हुआ है, अवतल दर्पण एवं समतल दर्पण के दो देखिए यहाँ पे अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण एवं समतल दर्पण के दो उपयोग को लिखे। यहाँ पे अवतल दर्पण का भी है, उत्तल दर्पण का भी है और समतल दर्पण, 3 को दर्पण दिए हुआ, तीनों का दो को उपयोग लिखना है। तो पहला हम देखेंगे उत्तल दर्पण के 2 उपयोग। पहला नंबर में है, दाढ़ी बनाने के लिए किया जाता है। उत्तल दर्पण का पहला प्रयोग क्यों भी किया जाता है? दाढ़ी बनाने के लिए। इसका ये किरण आरेख है, क्योंकि जब वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच में रखा जाता है तो जब इसके समानांतर पुंज जाता है ना,
इसका जो प्रतिबिंब बनता है क्या होता है, पीछे और इससे बड़ा बनता है और सीधा भी बनता है। इसीलिए दाढ़ी बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। दूसरा है सौर कुकर तथा सौर भट्टी में किया जाता है। अवतल दर्पण का दूसरा उपयोग कहाँ किया जाता है, सौर कुकर या तथा सौर भट्टी में किया जाता है। बी नंबर है उत्तल दर्पण के दो उपयोग है ना, वाहन के साइड मिरर के रूप में किया जाता है, ये इसका किरण आरेख है। और दूसरा नंबर उत्तल दर्पण का दूसरा उपयोग है सड़कों पर लगे लैंप में प्रकाश को बड़े क्षेत्र में फैलाने के लिए किया जाता है। और तीसरा नंबर समतल दर्पण का उपयोग देखेंगे। समतल दर्पण का पहला उपयोग है श्रृंगार दर्पण के रूप में किया जाता है, यानी चेहरा देखने के लिए किया जाता है। दूसरा उपयोग है कि दर्पण द्वारा एक से अधिक प्रतिबिंब प्राप्त करने में किया जाता है, यानी समतल का इस दर्पण के द्वारा एक बीम का है ना, एक से अधिक प्रतिबिंब प्राप्त करना होता है ना, तब भी समतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। आप प्रश्न 6 देखेंगे कि अवतल दर्पण लेंस को है ना, अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं क्यों, अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं क्यों। इसका उत्तर होगा अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं क्योंकि अवतल लेंस में मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद प्रकाश की किरणें किसी बिंदु से फैलती हुई प्रतीत होती है, यानी एक बिंदु से क्या करता है, फैलता हुआ प्रतीत होता है। इसका अवतल लेंस है ये मुख्य अक्ष है, ये क्या है, ये मुख्य अक्ष है ये, और ये मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित किरण है ये लेंस से अपवर्तन के बाद क्या कहते हैं, एक बिंदु से फैलती हुई प्रतीत हो रहा है, यहाँ एक बिंदु से फैलती हुई क्या हो रहा है, प्रतीत हो रहा है। इसीलिए इसको कौन सा लेंस कहेंगे, अपसारी लेंस कहेंगे। कौन सा लेंस कहेंगे, अपसारी लेंस कहेंगे। 7वां नंबर सवाल है उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं क्यों, यानी उत्तल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं। उत्तल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं क्योंकि उत्तल लेंस मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु पर मिलती है, यानी ये है उत्तल लेंस, ये है इसका मुख्य अक्ष, और ये है मुख्य अक्ष से समानांतर आपतित किरण। ये लेंस से अपवर्तन के बाद क्या करता है, एक बिंदु पर आकर क्या कर रहा है, मिल रहा है। इसीलिए उत्तल लेंस को कौन सा लेंस कहते हैं, अभिसारी लेंस कहते हैं। प्रश्न 8 देखेंगे सरल सूक्ष्मदर्शी क्या है, किरण आरेख खींचे। सरल सूक्ष्मदर्शी क्या है और इसका किरण आरेख भी खींचना है। सरल सूक्ष्मदर्शी एक यंत्र या युक्ति है जिससे छोटा बीम का आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका प्रयोग किया जाता है, सरल सूक्ष्मदर्शी में है ना उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। क्या करते हैं, ये है उत्तल लेंस, ये है मुख्य अक्ष है ना, ये है वस्तु या बिंब। ये जब इसका बिंब है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पे बना, यहाँ पर बना, इससे अब बड़ा बना। ये छोटा प्रतिबिंब है, इससे ये क्या है, प्रतिबिंब जो बना क्या हुआ, बना आवर्धित बना। आवर्धित का मतलब होता है कि जो बिंब रहेगा उससे बड़ा बनेगा, तो उसको आवर्धित प्रतिबिंब कहेंगे। देखो हम 9 नंबर में है प्रकाश का अपवर्तन क्या है, इसके नियमों को लिखे। प्रकाश का अपवर्तन क्या है, इसके नियम को लिखे। ये में प्रकाश का अपवर्तन को भी बताना है क्या चीज़ है, और इसके नियम क्या है उसके नियम को भी बताना है। जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने पथ से मुड़ जाती है, इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो प्रकाश का अपवर्तन समझ में आ गया। देखा ये है ऊपर हवा है, नीचे पानी है, तो ये हुआ विरल माध्यम, ये हो गया सघन माध्यम। जब प्रकाश की किरण यहाँ पे आया, और यह क्या है, ये अभिलंब है, तो ये वास्तव में तो जाना चाहिए किरण को ऐसे, लेकिन ऐसे नहीं जाएगा। क्या करे, विरल से जब सघन में प्रकाश की किरण जाती है तो क्या होता है, अभिलंब के निकट यानी अभिलंब की तरफ मुड़ जाती है या झुक जाती है। ये अभिलंब तरफ या झुक गया ये, तो किरण खींच दिए। अब इसका देखेंगे, अब प्रकाश के अपवर्तन के नियम देखेंगे। प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। प्रकाश के अपवर्तन कितने नियम होते हैं, 2 नियम होते हैं। नंबर 1 आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा दोनों माध्यमों को अलग करने वाले तल पर आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। क्या होता है, तीनों एक ही तल में होता है। दूसरा नियम है किन्हीं 2 माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है।
यानी आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक क्या होता है, एक नियतांक होता है। अपवर्तन कोण के दूसरे नियम को स्नेह का नियम भी कहते हैं, यानी अपवर्तन के दूसरे नियम को कौन सा नियम कहते हैं, स्नेह का नियम कहते हैं। जिसे म्यू बराबर क्या होता है, साइन आई बट्टे साइन आर, म्यू बराबर क्या होता है, साइन आई बट्टे साइन आर होता है। अगला प्रश्न है, प्रिज्म से होकर प्रकाश के अपवर्तन का नामांकित किरण आरेख खींचे। प्रिज्म से होकर प्रकाश के अपवर्तन का नामांकित है ना चित्र खींचना है। सबसे पहले क्या करेंगे, दिखाइए ए बी सी एक प्रिज्म लेंगे, ए बी सी क्या लेंगे, एक प्रिज्म लेंगे। और ये क्या है, ये है आपतित किरण, ये आपतित किरण यहाँ प्रिज्म पे आया, यहाँ पर क्या होगा, एक अभिलंब है, एन और एन वन क्या है, अभिलंब है। अब देखो ये तो है विरल माध्यम, और ये हो जाएगा कुंज, हो जाएगा सघन माध्यम, क्योंकि ये इधर अब देखा कांच के बाहर कुंज हवा है, और कांच में क्या होगा, ये कांच में प्रकाश की चल क्या होगा, हवा के मुकाबले में कम होगा। तो ये होगा विरल माध्यम, ये हो गया सघन माध्यम। तो प्रकाश को तो जाना चाहिए वास्तव में ऐसे सीधे, लेकिन वास्तव में ऐसे इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि जब प्रकाश की किरण विरल से सघन में जाता है तो क्या होता है, वो अभिलंब के निकट आता है। तो अभिलंब तो ये है, ये वाला लाइन जो क्या है, ये अभिलंब है। तो वास्तव में ऐसे जाना चाहिए, लेकिन ऐसे नहीं जाएगा, वो अभिलंब के निकट होगा, यहाँ पर ऐसे होकर गुजरेगा, ये ऐसे गुजर गया। अब यहाँ पे कांच से तब बाहर निकलेगा, ये प्रिज्म से बाहर निकलेगा ना प्रकाश, तब क्या करेंगे, देखिए ये अंदर तो हो जाएगा कौन चीज, सघन माध्यम, और बाहर हो जाएगा विरल माध्यम। तो जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा तो क्या होगा, वो अभिलंब से दूर हटेगा। तो अभिलंब क्या है, दिखा एम और M1 क्या है, यहाँ पर अभिलंब है ये, है ना। तो प्रकाश को तो वास्तव में ऐसे जाना चाहिए, लेकिन ये अभिलंब से दूर हटेगा तो क्या करेगा, ऐसे चला जाएगा ये। जब ये जो किरण आए तो इस किरण को क्या चीज कहेंगे, निर्गत किरण कहेंगे। और निर्गत किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनेगा क्या कहेंगे, उसको निर्गत कोण कहेंगे। यही निर्गत किरण को जब पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो यहाँ पर जो कोण बनेगा तो इसको डेल्टा से लिखा जाता है। क्या से लिखा जाता है, डेल्टा से। इस कोण का नाम क्या होता है, विचलन कोण। क्या है, विचलन कोण। और ये हो गया आपतित किरण, और ये वाला हो जाएगा अपवर्तित किरण, और ये हो जाएगा निर्गत किरण, और ये हो जाएगा ये क्या है, ये इसका प्रिज्म का आधार है ये। और ABC एक प्रिज्म है, ABC क्या है, ये एक प्रिज्म है। अब अगला प्रश्न देखेंगे, दृष्टि दोष क्या है। जब किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के रेटिना पर स्पष्ट रूप से नहीं बनता है तो इस दोष को दृष्टि दोष कहते हैं। जब आंख का प्रतिबिंब रेटिना पर साफ साफ नहीं बनता उसको कुंज कहते हैं, दृष्टि दोष कहते हैं। यह कितने प्रकार के होते हैं, यानी दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं, यह 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष या अबिंदुकता। अब देखें निकट दृष्टि दोष क्या होता है। निकट दृष्टि दोष किसे कहेंगे, इसमें प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है, इसमें प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना के पीछे बनता है। इसमें दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है परंतु निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। इसमें दूर की वस्तु क्या करता है, स्पष्ट दिखाई नहीं देता, लेकिन निकट की वस्तु क्या करता है, निकट साफ साफ नजर आता है। इसमें ये इसका चित्र है, दिखाइए निकट की वस्तु है, यहाँ पे क्या है, ये नेत्र लेंस है ये। और ये तब जब निकट की वस्तु रहता है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना में बनता है। और जब दूर की वस्तु रहता है तब प्रतिबिंब क्या होता है, रेटिना से पहले ही बन जाता है। ये समझ में आ गया ना। अगला देखेंगे, अगला है दीर्घ दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष किसे कहेंगे। इसमें प्रतिबिंब रेटिना से आगे बनता है, इसमें प्रतिबिंब रेटिना से क्या बनता है, आगे बनता है। इसमें दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है परंतु नजदीक की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। इसमें ये दूर की वस्तु है, जब दूर की वस्तु को जो देखते हैं तो क्या होता है, प्रतिबिंब रेटिना में बनता है। जब निकट की वस्तु को देखते हैं तो क्या होता है, रेटिना से बाहर इसका प्रतिबिंब बनता है। तीसरा प्रकार अबिंदुकता या जरा दृष्टि दोष किसे कहेंगे। आंख की लेंस में सममिति अभाव के कारण किसी वस्तु का प्रतिबिंब एक न बनकर कई बनने लगते हैं। इसमें कोई भी वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, इसमें कोई भी वस्तु क्या करता है, स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है। प्रश्न 12 देखेंगे, तारे क्यों टिमटिमाते हैं। कह रहा है तारे क्यों टिमटिमाता है। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। तारे टिमटिमाने का मतलब क्या है, ये किसके कारण से टिमटिमाता है, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। क्योंकि पृथ्वी की निकट का परत ऊपर की परत की अपेक्षा अधिक घनत्व होता है, जिसके कारण निकट के परत सघन तथा ऊपर के परत विरल की तरह कार्य करता है। क्योंकि देखा पृथ्वी पर तो 5 परत पाए जाते हैं,
जो सबसे निचली परत होगा उसमें क्या होगा, निचली परत में होगा उसमें जलवाष्प और धूलकण की मात्रा अधिक होगा, और सबसे ऊपरी परत में क्या होगा, यानी जलवाष्प और धूलकण की मात्रा कम होगा। तो ऊपर वाला में क्या कहलाएगा, ऊपर तो विरल माध्यम हो जाएगा, नीचे सघन माध्यम होगा। तो जब प्रकाश विरल से सघन में जाएगा तो क्या होगा, अपने पथ से मुड़ जाता है, जिसके कारण प्रेक्षक को जो होगा, देखने वाला जो होगा ना, उसके कुछ क्षणों के लिए आंख में क्या होगा, आंख से उसका किरण हट जाएगा, इसीलिए तारा टिमटिमाता हुआ नजर आता है। प्रश्न 13 है, नेत्र के समंजन क्षमता से क्या अभिप्राय है ना, नेत्र के समंजन क्षमता से क्या अभिप्राय है। तो नेत्र की फोकस दूरी कम या ज्यादा होने की घटना को नेत्र का समंजन क्षमता कहेंगे। नेत्र की फोकस दूरी कम या ज्यादा होगा उसी को नहीं कहेंगे, नेत्र का समंजन क्षमता कहेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, विद्युत विभव क्या है, विद्युत विभव क्या है। इसका आंसर होगा, किसी इकाई आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे उस बिंदु का विद्युत विभव कहते हैं, उस बिंदु को कहेंगे विद्युत विभव कहेंगे। विद्युत विभव का ऐसा मात्रा क्या होता है, वोल्ट होता है, क्या होता है, वोल्ट। विद्युत विभव का ऐसा मात्रा क्या होता है, वोल्ट होता है। अगला प्रश्न है, प्रतिरोध का समूहन या संयोजन क्या है, विद्युत परिपथ के साथ वर्णन करें। इसका आंसर होगा, जब दो या दो से अधिक प्रतिरोध को विभिन्न विधियों द्वारा एक साथ जोड़ा जाता है उसे प्रतिरोध का समूहन कहते हैं, उसे प्रतिरोध का क्या कहते हैं, समूहन कहते हैं। जोड़ा जाता है उसे क्यों कहेंगे, प्रतिरोध का समूहन कहेंगे। इसका किरण आरेख देखेंगे, इसका जो चित्र है, देखो यहाँ पे क्या लगा हुआ, बैटरी है, बैटरी से क्या जा रहा है, जब बैटरी को ऑन करेंगे, यहाँ जो कुंजी है इसको ऑन करने से क्या होगा, बैटरी से के इलेक्ट्रॉन यहाँ से चलना चालू करेगा, यहाँ पे जाएगा तो क्या प्रतिरोध 1 2 3 को प्रतिरोध होगा, जिसको R1 उससे कुंजी विभवांतर का V1 होगा, R2 है इसका विभवांतर V2 होगा, R3 है इसका विभवांतर कितना होगा, V3 होगा, और यहाँ पे से आगे क्या है फिर इसमें चला जाएगा ये। फिर इसका समांतर करण में देखेंगे, समांतर करण में क्या होगा, यहाँ बैटरी लगा हुआ है, जाएगा ये एमीटर लगा हुआ है, फिर क्या करेगा, ये R1 है, R2 है, R3 ये प्रतिरोध है, प्रतिरोध 1 प्रतिरोध 2 प्रतिरोध 3 है ना, और तीनों का विभवांतर कितना होगा, V होगा। उसमें विभवांतर का मान सेम रहता है, लेकिन श्रेणी क्रम में विभवांतर का मान क्या होता है, बदलता रहता है, R1 V1 R2 V2 R3 VT, लेकिन इसमें समांतर क्रम में क्या होता है, विभवांतर का मान सेम फिक्स रहता है। हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रतिरोध का संयोजन क्या है, यह कितने प्रकार के होते हैं, सचित्र वर्णन करें। जो सवाल पहले था वही सवाल ये 15 नंबर में भी है ना, कि प्रतिरोध का संयोजन क्या है, तो वही परिभाषा देंगे, यह कितने प्रकार के होते हैं ये भी बताना है, और सचित्र वर्णन का चित्र भी बनाना है। तो वही परिभाषा होगा, जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को विभिन्न विधियों द्वारा एक साथ जोड़ा जाता है तो उसे प्रतिरोध का संयोजन कहते हैं या समूहन कहते हैं ना। यह दो प्रकार का होता है, यह कितने प्रकार का होता है, प्रकार बताने के लिए बोला है तो दो प्रकार का होता है, एक श्रेणी क्रम होता है, एक होता है समांतर क्रम होता है। बोला है तो चित्र भी बना दिए, जो चित्र पहले बनाए थे वही वाला चित्र यहाँ पर भी वही चित्र का प्रयोग कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि विद्युत बल्ब का नामांकित चित्र बनाएं। कर विद्युत बल्ब है उसका कुंजी करना नामांकित चित्र बनाने के लिए, तो यहाँ पे सबसे पहले ये क्या बनाएंगे, यहाँ पे टर्मिनल बनाएंगे चालक तार का, फिर यहाँ पे क्या होल्डर, ये है क्या, ये होल्डर बनाएंगे, होल्डर के बाद क्या करेंगे, ये जो दिया हुआ क्या है, ये चालक तार है, और ये जो है क्या है, ये जो है फिलामेंट है, ये वाला जो क्या है ये फिलामेंट है, ये बाहर का जो आवरण से क्या है, ये कांच का बल्ब है ये। अगला प्रश्न देखेंगे कि ओम के नियम को लिखे, क्या है, ओम के नियम को लिखने के लिए बोला है, तो ओम का नियम एक निश्चित ताप पर किसी भी चालक तार में प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा का मान उसके सिरों के बीच विभवांतर के समानुपाती होता है। उसके विभवांतर क्या होता है, समानुपाती होता है। देखा भी जो होता है ना, आई के क्या होगा, समानुपाती होगा, यानी भी माने विभवांतर, आई माने विद्युत धारा कि क्या होता है, समानुपाती होगा। जब समानुपाती का हटाएंगे तो क्या लगेगा, बराबर का निशान। अभी यहाँ पे कौन जगह भी बट्टे आर हो जाएगी, भी बट्टे में जहाँ आई क्या है विद्युत धारा है, भी क्या है विभवांतर है, आर क्या है प्रतिरोध है। अब इसमें देखेंगे, देखिए यहाँ पे क्या लगा हुआ, बैटरी लगा हुआ है, और यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लगा कुंजी लगा हुआ है, और यहाँ पे क्या लिखा है, एम मीटर लग गया, और यहाँ पे क्या है, ये प्रतिरोध है, यहाँ पे क्या है, वोल्ट मीटर है, मतलब यहाँ पे क्या है, धारा नियंत्रक लगा हुआ है यहाँ पे।
अगला प्रश्न देखेंगे कि विद्युत टोस्टरों तथा विद्युत स्टीरियो के तापन अवयव शुद्ध धातु के न बनाकर मिश्र धातु के क्यों बनाए जाते हैं। अगर विद्युत टोस्टरों तथा विद्युत स्त्री के तापन अवयव शुद्ध धातु के न बनाकर कुंजी कौन धातु का बनाने के लिए मिश्र धातु का क्यों बनाया जाता है, इसका क्या कारण है। इसका आंसर होगा कि विद्युत टोस्टरों तथा विद्युत स्टीरियो के तापन अवयव शुद्ध धातु के न बनाकर किसी मिश्र धातु के बनाए जाते हैं। इसके निम्नलिखित कारण हैं। नंबर 1, मिश्र धातु का प्रतिरोध अधिक होता है जिसके कारण यह जल्दी गर्म हो जाता है। कि मिश्र धातु का प्रतिरोध अधिक होगा तो ये जल्दी गर्म हो जाएगा, क्योंकि विद्युत स्टीरियो और टोस्टरों को हमको क्या चाहिए, उनको जल्दी गर्म करना रहता है। दूसरा कारण है इसका गलनांक अधिक होता है, ये बहुत तापन मिलने के बाद ही गलता है ये। तीसरा कारण है कि उच्च तापन पर इसका ऑक्सीकरण नहीं होता, यानी बहुत ज़्यादा गर्म होने पर भी क्या होता है, इसका ऑक्सीकरण नहीं। श्रेणी क्रम में संयोजित करने के स्थान पर विद्युत युक्तियों को समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है, इनके क्या लाभ है। उत्तर होगा इसका, श्रेणी क्रम में संयोजित करने के स्थान पर विद्युत युक्तियों को समांतर क्रम में संयोजित करने के निम्नलिखित लाभ है। नंबर 1, ऐसा करने से किसी भी चालक में स्विच की सहायता से विद्युत धारा स्वतंत्रता पूर्वक भेजी या रोकी जा सकती है। दूसरा कारण है कि ऐसा करने से सभी समांतर शाखाओं के सिरों के बीच का विभवांतर बराबर होता है। अगला देखेंगे, विद्युत धारा को परिभाषित कर इसका मान एवं मात्रक लिखिए। विद्युत धारा को परिभाषित भी करना है, इसका मान और मात्रक भी लिखना है। देखेंगे विद्युत धारा, जब किसी चालक तार में आवेश का प्रवाह होता है उसे विद्युत धारा कहते हैं। इसका मान होता है एक I बराबर Q/T होता है, जहाँ I को बोलते हैं विद्युत धारा, Q को बोलते हैं आवेश, T को बोलते हैं समय। विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर होता है। विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है।